हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पठान। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें फास्टिंग या उपवास या रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी होता है और इसके साथ-साथ हम अपने बॉडी के अंदर जमे टॉक्सिन्स यानी कि गंदगी को कैसे निकाल सकते हैं और कई तरह की बीमारियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं बात करूँगा डिफरेंट टॉपिक के बारे में। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जब हम फास्टिंग करते हैं या रोज़ा रखते हैं या उपवास रखते हैं तो उस समय हमारे बॉडी के अंदर कौन-कौन से चेंजेस आते हैं? क्या हेल्दी रहने के लिए हमें फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो सही साइंटिफिक तरीका क्या है? फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं फास्टिंग की टू गेन हेल्थ। आज हम फास्टिंग को साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप अपने बॉडी को साफ करेंगे या टॉक्सिन्स को निकालेंगे तो आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा, आपकी त्वचा साफ हो जाएगी, आपको पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी फील होगी। नाउ क्वेश्चन ये है कि फास्टिंग या उपवास क्या होता है। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि जब आप कुछ खाते हैं ये तो उसका बॉडी के अंदर जाके होता क्या है। पहले तो खाना आपके पेट में जाता है, यहाँ पे वो टूटता है, फिर आपके इंटेस्टाइन में यानी कि आंतों में, और आखिर में वो वेस्ट बनकर बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर खाने को यह साइकिल पूरा करने में सेम टाइम लगता है? बिल्कुल भी नहीं। फलों को पचाने में लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं। दाल चावल को पचाने में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं, जिसमें चावल को पचने में लगभग 2 से 3 घंटे और दाल को पचने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। सब्जियों को लगते हैं लगभग 2 से 3 घंटे। अब ये एक एस्टिमेट है आपको आइडिया देने के लिए, लेकिन समझना ये है कि जिस खाने में पानी जितना कम होता है उसको बॉडी से निकालने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। आपके शरीर के लिए उसे डाइजेस्ट करना उतना ही मुश्किल होता है। अब अनाज को डाइजेस्ट होने में 6 से 8 घंटे लगते हैं और हम में से ज्यादातर लोग अनाज को दिन में 3-3 बार, 4-4 बार खाते ही रहते हैं। मतलब पहले वाला खाना अभी पचा नहीं, ऊपर से आपने खाना और डाल दिया, और नेचुरली पहले वाला खाना वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकलता नहीं और अंदर ही अंदर वो खाना सड़ता रहता है। वायरस, फंगस, बैक्टीरिया और कीड़े पैदा करता है। आपने शायद लोगों के पेट में कीड़े मिलने वाली स्टोरी सुनी होगी। अब ऐसा नहीं कि उन लोगों ने कीड़े खाई हो, लेकिन कीड़े अंदर कैसे पहुंचे? एक्चुअली वो अंदर सड़ रहे ना पचे हुए खाने से पैदा होते हैं। मतलब क्या पता कि पहले खाया हुआ खाना अभी भी अंदर सड़ रहा हो। जैसे कि पहले आपने जो बर्गर खाया था वो अभी भी आपके पेट के अंदर बैठा सड़ रहा हो। ब्रेड, पनीर, ये सभी नमकीन चीजें, स्नैक्स, बिस्कुट्स, चाय, कॉफी, फास्ट फूड, चीनी और ज्यादातर वो सब कुछ जो सीधे नेचर से नहीं आते हैं या नेचुरली नहीं आते हो, उन्हें पचाना और बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये हमारे आंतों की दीवारों से चिपक जाता है और एक मोटी लेयर बना देता है। अंदर से हमारे इंटेस्टाइन कुछ ऐसी दिखती है। हमारे आंतों की दीवारों में लाखों छोटी छोटी उंगलियों जैसी उभार होती है, जिन्हें विलाई कहते हैं। इंटेस्टाइन पे जो भी लगा होता है, विलाई उसको सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं, और ब्लड के जरिए वो बॉडी के हर अंग में पहुंच जाता है। अब अगर इंटेस्टाइन की दीवारों पे गंदगी जमा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि विलाई उस गंदगी को ही सोख लेंगे। फिर यह गंदगी बॉडी के अलग अलग जगह पहुंचकर उनके काम को डिस्टर्ब करती है और उससे हम कह देते हैं बीमारी। अगर ये गंदगी हमारे स्किन में जमा हो जाती है तो हम उसे कहते हैं एक्ने, एक्जिमा, सोरियासिस। अगर ये गंदगी किडनी में जमा हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं स्टोन्स या पथरी। अगर ये गंदगी हमारे टिश्यूज में जमा हो जाती है तो हम उसे कहते हैं मोटापा। अगर ये गंदगी हमारे ब्लड में जमा हो जाती है तो हार्ट को ब्लड पंप करने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो हम उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। अगर ये गंदगी ओरिज में गांठ या सिस्ट के रूप में जमा हो जाती है तो हम उसे कहते हैं पीसीओडी या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। अगर ये गंदगी हमारे इंटेस्टाइन्स में जमा हो जाती है तो हम उसे कहते हैं कब्ज
या कॉन्स्टिपेशन। कब सभी बीमारियों की जड़ है। अगर ये गंदगी हमारे एयरवेज में जमा हो जाती है तो हम उसे कहते हैं अस्थमा। अगर ये गंदगी हमारे आर्टरीज में जमा हो जाती है तो हम उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। आज ये शायद एक छोटी सी बीमारी बन के बैठी हो, लेकिन अगर हमने इसे साफ नहीं किया तो ये कल बहुत डेंजरस बीमारी बन के बाहर आ सकती है, जैसे कि ट्यूमर या कैंसर। जब आप इस गंदगी को बाहर निकालेंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो बॉडी के अंदर से ही साफ है, उसमें कोई बीमारी ही हो नहीं सकती। हमारी ह्यूमन बॉडी ये नेचर्स की बहुत कीमती गिफ्ट है। थोड़े दिनों बाद हम इस बॉडी को नेचर्स के पास वापस लौटा देंगे। जब तक ये हमारे पास है, हमारी ड्यूटी है कि हम इसे साफ रखें और बहुत सारी एनर्जी के साथ, जैसा उन्होंने हमारे लिए उसे बनाया है। मान लीजिए हमारे पास एक गाड़ी है जो पेट्रोल के लिए बनी है। अगर आप उस कार के टैंक में पेट्रोल की जगह डीजल डाल देंगे तो क्या वो गाड़ी चलेगी? नहीं ना। पहले तो डीजल को निकालना होगा और फिर पेट्रोल डालना होगा। ऐसे ही आपके बॉडी के साथ है, बनी जो थी वो इसके लिए और डाल दिया हमने ये, तो बॉडी कैसे चलेगी। अब आते हैं हम इस वीडियो के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, यानी कि फास्टिंग, यानी कि रोजा, यानी कि उपवास के बारे में। अब उपवास का नाम सुन के डर मत जाना, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये मुश्किल नहीं होगा। देखिए, जो शक्ति आपके अंदर से गंदगी, टॉक्सिन्स को निकालेगी, बीमारी ठीक करेगी, वजन को कंट्रोल करेगी, वो शक्ति आपके बॉडी के अंदर ही मौजूद है, ना कि किसी इंजेक्शन में या सिरप में या दवाई में। जो डॉक्टर आपको ठीक करेगा वो आपके बॉडी के अंदर ही मौजूद है, और उपवास करने से आप उसको काम करने का मौका देते हैं। और इसका प्रूफ है, जब आपकी हड्डी टूटती है तो उसे अपनी जगह पर रखने और आराम देने के लिए प्लास्टर लगाया जाता है। थोड़े दिनों बाद वो हड्डी खुद ब खुद जुड़ जाती है। ऐसा तो नहीं कि उस प्लास्टर में कोई दवाई हो। तो वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो उस हड्डी को जोड़ती है? वो है आपकी प्राण शक्ति, यानी कि आपकी हीलिंग पावर। ये प्राण शक्ति बहुत पावरफुल है। अगर ये इतनी बड़ी हड्डी को जोड़ सकती है तो क्या ये आपकी सिस्ट या स्टोन को नहीं तोड़ सकती? क्या ये अंदर जमी गंदगी नहीं निकाल सकती? क्या ये डायबिटीज, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, ट्यूमर या कैंसर नहीं ठीक कर सकती? जरूर ठीक कर सकती है, क्योंकि प्राण शक्ति को नहीं पता कि बीमारी का नाम क्या है। बीमारी का नाम तो हमने दिया है। प्राण शक्ति अपना इलाज करना शुरू करती है तो सब कुछ ठीक कर देती है, चाहे बीमारी कहीं भी हो और कितनी भी पुरानी हो। अब आइए प्राण शक्ति का काम करने का तरीका जानते हैं। प्राण शक्ति एक बार में एक ही काम ढंग से कर सकती है। खाने को पचाने का काम, यानी कि डाइजेशन का काम, या फिर इलाज का काम, यानी कि हीलिंग का काम। हम प्राण शक्ति को हीलिंग का काम करने का मौका ही नहीं देते। हम हमेशा इसे डिस्टर्ब करते रहते हैं। पता है कैसे? हमेशा खाते रहने से। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, प्राण शक्ति हीलिंग का काम रोक देती है और डाइजेशन का काम करना शुरू कर देती है। अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा खाते ही रहते हैं। सुबह नाश्ते में हम कुछ हैवी खाते हैं, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं, दोपहर में और कुछ हैवी खा लेते हैं, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं, रात को फिर से हम कुछ हैवी खाना खा लेते हैं। तो प्राण शक्ति दिन में 24 घंटे, हफ्तों में 7 दिन खाना ही डाइजेस्ट करती रहती है और उसे हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि प्राण शक्ति हीलिंग का काम करे तो आपको कुछ टाइम के लिए डाइजेशन को ब्रेक देना होगा। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप रोज रात को 12 से 14 घंटे का ब्रेक दें और हफ्ते में 2 से 3 दिन पूरा फास्टिंग करें या रोजा रखें या पूरा दिन उपवास करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आप रात को 8 बजे खाना खाते हैं तो अगले दिन सुबह 8 बजे तक कुछ न खाएं, यानी 12 से 14 घंटे तक आप कुछ मत खा लीजिए। सुबह 8 बजे आप अपना पहला सॉफ्ट खाना लीजिए, दोपहर 2 के करीब आप सॉलिड खाना खा लीजिए और रात को 8 से पहले खाना खा लीजिए। यानी कि दिन में आप हर खाने के बीच में 6 घंटे का गैप लीजिए। दिन में आपको बीच बीच में नारियल का पानी, नींबू का पानी, फलों का रस या सब्जियों के रस जैसे आसानी से पचने वाले लिक्विड्स आप ले सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब आप पूरा उपवास करते हैं तब भी आपको यही रूल्स फॉलो करना है। यानी दिन में हैवी खाना तो आप खाएंगे नहीं, और रोजा आप रखेंगे तो सुबह 4 बजे के बाद और शाम को 7 से पहले आप कुछ खाएंगे नहीं। तो 14 से 16 घंटे का गैप अपने आप मिल जाएगा।
और रोज रात को आप 12 से 14 घंटे का उपवास तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि रात को ज्यादातर आप सोते ही रहते हैं। जैसे ही खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो प्राण शक्ति क्या शुरू कर देती है, हीलिंग का काम। तो अगले जो टाइम बचेगा वो होगा हीलिंग आवर्स, यानी कि इलाज के घंटे। इस दौरान आपकी प्राण शक्ति टिश्यूज को रिपेयर करती है, स्किन से पुराने दाग धब्बों को दूर करती है, डेड सेल्स को बदलती है, स्टोन्स यानी पतली को निकालती है, फैट को घटाती है, सिस्ट फाइब्रॉइड को तोड़कर हार्मोन्स को रेगुलराइज करती है, इंटेस्टाइन में जमी गंदगी को हटाती है, अल्वीओलाई में से म्यूकोस को निकालती है, आर्टरीज में से कोलेस्ट्रॉल को निकालती है। उपवास के दौरान आपकी प्राण शक्ति हर अंग की गहराई में जाकर वहां जमे टॉक्सिन्स को और गंदगी को निकालकर स्टूल, यूरिन, स्वेट और ब्रेथ थ्रू बाहर फेंकती है। उपवास आपको पहली बार में मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक्चुअली नेचर्स ने हमारे बॉडी को इसी तरह डिजाइन किया है कि हम टाइम टाइम पे फास्टिंग कर सके। हमारे पूर्वजों के पास साल भर सुपरमार्केट, रेफ्रिजरेटर या खाना नहीं होता था। कभी कभी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था और वो बिना खाए भूखे ही रहते थे, क्योंकि हमारी बॉडी समय समय के फास्टिंग या उपवास के लिए अडेप्टेड है। एबनॉर्मल ये है कि हम दिन भर खाते ही रहते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको फास्टिंग, रोजा या उपवास नहीं करना चाहिए या किसी भी तरह का फास्टिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो उस केस में दोस्तों आपको फास्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके ब्लड शुगर लेवल कम होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये आपके लिए काफी ज्यादा डेडली हो सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने आज कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।